नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जो कभी अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली माना जाता था। एक ऐसा क्षेत्र जो भारत में सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे चूनापुर में इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से नेशनल हाईवे 31 गुजरती है, जो संपर्क पथ है पूरे भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने के लिए। लेकिन जैसा कहा जाता है कि वरदान और अभिशाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक तरीके से ये क्षेत्र जो है वो श्रापित भी है। इसे कोसी का श्राप है और जब जब बरसात का मौसम होता है तो कोसी इस पूरे क्षेत्र में कहर बरपाती है। आज हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कोसी के कहर की भी, हम बात करेंगे मक्का किसानों की भी, हम बात करेंगे कपास के किसानों की भी, और इस क्षेत्र की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। हमने एक छोटा सा मंच सजाया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की एक खास पेशकश है जिसे हम जनमंच 2019 कहते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव का ये सबसे बड़ा मंच है जहां हम जनता के दरबार में मौजूद हैं और आपके नुमाइंदों को सामने खड़ा किया है। ये नुमाइंदे जो हैं हर एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं यहाँ के, उनको आपके दरबार में खड़ा किया है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो है वो एक माध्यम बनेगा आपकी आवाज़ को इस देश में और इस प्रदेश में कोने कोने में पहुंचाने के लिए। ये जो नुमाइंदे हैं, ये आप 5 साल का आप इनसे हिसाब मांग सकते हैं। आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इन पर क्यों भरोसा करें, और ये आपको बताने की ये कोशिश करेंगे कि ये आपके लिए क्या लेके आए हैं, और पिछले 5 साल का जब आप हिसाब मांगेंगे तो ये आपको उसका हिसाब देंगे। तो इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, एक छोटा सा परिचय हम देना चाहते हैं इस पूर्णिया प्रमंडल के बारे में, यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में, और उसके बाद हम फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। नेपाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है सीमांचल। इस इलाके का इतिहास महाभारत काल से भी पहले का है। यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन खेती है। कृषि प्रधान इस क्षेत्र में कुछ साल पहले धान और जूट का रिकॉर्ड उत्पादन होता था, लेकिन बाजार नहीं होने के कारण अब यहाँ के किसान मक्के की खेती ज्यादा कर रहे हैं। सीमांचल का पूर्णिया देश के पिछड़े 138 जिलों में शामिल है। किशनगंज की साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है। कटिहार की पहचान कभी उद्योग नगरी के रूप में थी, लेकिन अब माचिस, जूट और एल्यूमिनियम उद्योग बंद हो चुके हैं। उद्योगों के बंद होने का असर इलाके में साफ दिखता है। इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी और पलायन के अलावा यहाँ बाढ़ और कटाव भी एक बड़ी समस्या है। इस इलाके में नदियां हर साल भारी तबाही मचाती हैं। अल्पसंख्यक बहुल पूर्णिया प्रमंडल के 4 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिग्गज नेताओं ने किया, लेकिन कोई यहाँ के लोगों की बदहाली को दूर नहीं कर पाया। एक बार फिर सीमांचल में नेता ताल ठोक रहे हैं। पूर्णिया में कांग्रेस के उदय सिंह के सामने जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा हैं। किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद का मुकाबला जेडीयू के महमूद अशरफ से है। कटिहार में मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ कांग्रेस के तारिक अनवर, बीजेपी के दुलाल चंद्र गोस्वामी और एनसीपी के मोहम्मद शकून मैदान में डटे हैं, जबकि अररिया में आरजेडी के सरफराज आलम का मुकाबला बीजेपी के प्रदीप सिंह से है। जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। और पहले मैं आपका परिचय अपने मेहमानों से कराऊं और उसके बाद मैं पूर्णिया की जनता और हमारे जो दर्शक यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप स्वतंत्र हैं अपने सवालों को रखने के लिए अपने नुमाइंदों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। आपके मन में जो भी सवाल आता है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश ये होगी कि हम आपके घर आए हैं और आपकी समस्याओं पर बात करने आए हैं, तो थोड़ी अगर हम शांति बना के बात करेंगे और अगर हम शोर नहीं मचाएंगे तो सारे लोग एक दूसरे की बात सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। हमारे साथ हैं दिलीप कुमार दीपक जी, जो भाजपा के नेता हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर परवेश शाहीन जी, जेडीयू के वरीय नेता हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हैं वीके ठाकुर जी, जो कि प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं नीरज यादव जी, जो बराड़ी के विधायक हैं राजद से। और जैसा कि हम अमूमन हर शो में करते हैं, हम अपने मेहमानों से उन्हें 1 मिनट का वक्त देते हैं। 1 मिनट में आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि आपने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या किया कि ये लोग जो हैं आप पर विश्वास करें, और साथ ही आप अगले 5 साल में, जो आने वाले 5 साल होंगे, उसमें ऐसा क्या करने का वादा कर रहे हैं
कि लोग आपकी तरफ मुखातिब हों। नीरज जी, पहले शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूज़ 18 को धन्यवाद देते हैं, और असल में आप जहां खड़े हैं ये धरती पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, रामनारायण मंडल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण सुधांशु और महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु और महान साहित्यकार अनुपलाल मंडल की ये धरती है। पूर्णिया वो धरती है यहाँ जो एक जमाने में रेणु जी का रचित फिल्म था तीसरी कसम, उसका एक कर्णप्रिय गीत है, जरा हम सुनाना चाहते हैं एक पंक्ति उसका। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, इस देश के लोगों ने अच्छे बुरे प्रधानमंत्री देखे होंगे, लेकिन झूठ बोलने वाला इससे बड़ा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों ने नहीं देखा है। अपनी बात रखें ठाकुर साहब, अपनी बात रखें ठाकुर साहब, उसके बाद हम फिर बातचीत करेंगे और आपकी सारी बातों को सुनेंगे। ठाकुर साहब, अंग बंग और मिथिला की इस मिश्रित संस्कृति की इस मुकद्दस सरजमी पर, जहां गंगा जमुनी की तहजीब इस पूरे सीमांचल में, पूरे बिहार में, पूरे देश में, ये जो इलाका है अपनी बदकिस्मती पे आंसू बहा रहा है। वादे बहुत हुए, लेकिन पूर्णिया का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और अपने विकास के बाट जोह रहे हैं। लेकिन पूर्णिया के विकास के नाम पर होम डिलीवरी हो रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा है होम डिलीवरी बनाम पूर्णिया का विकास, होम डिलीवरी बनाम पूर्णिया का स्वाभिमान, होम डिलीवरी बनाम पूर्णिया का सामाजिक सौहार्द, ये मुद्दा है पूर्णिया का। और अगले चुनाव में ये चुनाव तय करेगा इस पूर्णिया की किस्मत और भविष्य को। मैं मानता हूं कि पूर्णिया का काफी गौरवशाली अतीत रहा है। आप सब लोग आए हैं इस कार्यक्रम में। हम होम डिलीवरी की भी बात करेंगे और उस पर बात करने का आपको काफी मौका देंगे, इसलिए कि आपके जो घटक दल के नेता हैं वो बात कर रहे हैं कि हम शराबबंदी शायद हटा दें। जीतन राम मांझी जी ने घोषणा की है। जी शाहीन साहब, आप बताएं। जी हाँ, नमस्कार। मैं न्यूज़ 18 का स्वागत करता हूं। लेकिन पिछले 65 सालों से जो भारत यहाँ पूर्णिया के सांसद रहे हैं, मैं सबों को यहाँ देखा है और परखा है, और पिछले दिनों जो 5 साल में यहाँ विकास हुआ है इसकी तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर दिल पे हाथ रख के आप बोले दिल पे हाथ रख के आप देखिए, मेडिकल कॉलेज आज से पहले नहीं हुआ था, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज पहले नहीं हुआ था, इससे पहले पासपोर्ट ऑफिस यहाँ नहीं बना था। यकीन सब्र करिए, आपके पास कुछ नहीं है सिवा हल्ला करने के। आप मेरी बात सुनिए और मेरी बातों को परखने की कोशिश करिए। साहिब साहब, मैं दिलीप जी से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें, और उसके बाद जो उत्साहित लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं वो भी शायद कुछ बोलना चाहेंगे। शोर मचाने के अलावा कुछ बातें भी बोलिएगा। शोर तो आप अच्छा मचा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें भी बोलिएगा, वो बातें हम सुनना चाहेंगे, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। दिलीप जी। सबसे पहले मां पूरन देवी की इस धरती पर आए हुए मेहमानों का और यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथियों का मैं सहृदय नमस्कार करता हूँ, और यह कहना चाहता हूँ कि इस पूर्णिया का विकास नीतीश जी के राज में और मोदी जी, बिहार वाले मोदी जी के राज में बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ और कृषि विश्वविद्यालय हुआ, सारे सड़कों का जाल बिछा, सब हमने चारों मेहमानों की बातें सुन ली और अब हम लोगों से मुखातिब होंगे। और आप उत्साहित हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप शोर बचाने के अलावा जो तथ्य वाली बातें हैं उसे भी सामने रखें। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप तथ्य वाली बातों को भी सामने रखेंगे, फैक्ट्स को सामने रखेंगे तो ज़्यादा दिलचस्प होगा ये बातचीत, हमारा सिलसिला। पहला सवाल जो है दिलीप जी, शायद आप ही से, पहला सवाल आप ही से है। ये जो पूरा क्षेत्र है, जो सीमांचल का जो ये पूर्णिया प्रमंडल जो है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, और ऐसे तो आप दावा करते हैं, आपके नेता दावा करते हैं कि ट्रिपल तलाक, उन्होंने ट्रिपल तलाक पे बहुत काम किया है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उससे काफ़ी खुश हैं और
शायद उसका असर आपको चुनाव में भी मिले, लेकिन आपने इनके भरोसे पूरा का पूरा क्षेत्र छोड़ दिया और आप खुद भाग खड़े हुए, क्योंकि आपको ये पूरा विश्वास था कि मुस्लिम मतदाता जो है वो आपको वोट नहीं देंगे। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी ये साबित कर दिए हैं कि तुम राम कहो। आप 4 में से एक जगह रड़िया में है, बाकी जगह इनके भरोसे आप। दिन कहे वो गरीब कहे, मनसा तो उसी की राह से है, क्यों लड़ता है मूर्ख बंदा, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है, सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर बढ़ना है। कम से कम मोदी जी तो ये बात समझे। ये इस बात से शाहीन साहब आप इत्तेफाक रखते हैं कि क्योंकि ये बीजेपी हैं, इसके चलते आपको आगे कर दिया, आपके कंधे पे बंदूक रख के अब चलाई जा रही है, आपके कंधे पे, आपकी पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, और क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए ये मैदान छोड़ के ये पर्दे के पीछे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। यकीन मानिए पूर्णिया की जनता विकास के साथ है, विकास के साथ रही है, और पिछले जो 65 सालों में यहाँ का जो बदहाली था उसको देखकर यहाँ की जनता ने अगले बार एक तय किया था कि हम विकास नीतीश जी के साथ जाएंगे, और नीतीश जी आज भाजपा के साथ हैं, और भाजपा ने मुकम्मल यहाँ के लोगों को तरक्की दिया है, विकास दिया है, और यहाँ की जमीन। अच्छा, आप बताइए, आप तो उस कम्युनिटी से भी आते हैं शाहीन साहब, आप तो उस कम्युनिटी से भी आते हैं, आप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो ट्रिपल तलाक पे जो काम किया है उसका आपको फायदा मिलेगा? सबसे पहली बात है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, ये बात बहुत ही गंभीर है और बारीक है, आप सब भी सुनने की कोशिश करें। मैं साफ तौर पे कहता हूं, जदयू का जो स्टैंड है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा जो मुद्दा है, हम बिहार पर हमारा अलायंस है, हम सिर्फ विकास के नाम पे हम लोग एक साथ हुए हैं। बिहार को तरक्की चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, और हम विकास के साथ हैं। आप एनडीए के पार्ट हैं, आप ये बताइए कि अभी आप एनडीए के पार्ट हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे इनका स्पष्ट है, इनका रुख स्पष्ट है कि ये उसका समस्या खोजेंगे और ये चाहेंगे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, अभी कह ही रहा था मैं, आप बीच ही में रह गए। हम साफ कह दें कि राम मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, या 370 हो, या ट्रिपल तलाक हो, हमारा जो स्टैंड जदयू का है वो आज भी कायम है। हम इनके साथ विकास के नाम पर हैं और मजबूती से हैं, और देश के नाम पे हम एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। आप ये मानते हैं कि बेमेल शादी हो गई है? बेमेल शादी हो गई है मानते हैं? अरे हम अपने मित्रों से कहना चाहते हैं, एक सेकंड बहन जी, जरा सा सुन नहीं रहे ना, थोड़ा सा ऐसा है, हमारी बात सुनिए, हमारी एक सेकंड ऐसा है, अरे हमको बोलने दीजिए, आप हमारी बात सुनिए। एक सेकंड बात सुन लीजिए साथी, बात ठाकुर साहब हम प्रभाकर जी को कहना चाहते हैं, एक सेकंड, लेकिन इन्हें इस तरीके से पूर्णिया के लोग हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं चीजों महान, हमने पहले ही कहा, आप प्रभाकर जी, हमने आपको पहले ही कहा कि आप रेणु की धरती पर हैं। जरा उनकी एक रचना ठेस पढ़िए, सिरचन को ठेस लगता है उसके पात्र को। 12 करोड़ लोगों के साथ महागठबंधन का निर्माण हुआ था, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू जी के साथ। राज्य के लोगों से क्या वचन दिया था हम लोगों ने? किससे पूछा आपने? किससे पूछा? अप्राकृतिक सरकार है ये, अप्राकृतिक सरकार है ये, अनैतिक सरकार है। जनादेश लेके, अरे भैया आपके पीके ने कहा है, आपके पीके ने कहा है, मैं नहीं अगर आप बात करते हैं, नीरज जी, अगर आप बात करते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ और आप जिम्मेवार अगर ठहराते हैं सबको, तो इनके जो सांसद हैं आज के दिन में, इनके जो प्रत्याशी हैं, आज के दिन में जो आपके प्रत्याशी हैं, वो उसके लिए जिम्मेवार क्यों ना माने जाए? वो यहाँ के सांसद रह गए हैं, आपके ऊपर वो जिम्मेवारी क्यों नहीं होती है? बिल्कुल रूप से जनप्रतिनिधि को ये जवाबदेही बनता है। दुनिया का लाइफ लाइन है NH 107। आपके पप्पू किसने रोका NH 107 को बनाने से? सांसद रहे हैं, भले वो दूसरी पार्टी से सांसद थे, आप उनको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने 5 सालों की बात की,
5 साल की बात है। मैं 5 साल में 15 साल की बात करता हूँ। मैं तो 15 साल की बात मैं तो पूरे आजादी के बाद तक की बात करना चाहता हूँ। मौका मिलेगा। ये कह रहा हूँ आपके कि जो आज प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ सांसद रहे हैं, उन्हें जिम्मेवार क्यों न माना जाए? किस बात के लिए? आप विकास अगर नहीं हुआ है, विकास की अगर नहीं, बात करते हैं, विकास हुआ नहीं तो हम आप यहाँ कैसे बात कर रहे हैं? ये इतनी बातें कैसे हुई? मैं तो ये कह रहा हूँ तो अगर हुआ तो श्रेय इनको भी जाता है ना। अगर पिछले 5 साल में विकास की गति ठप हो गई। पूर्णिया के विकास की बात जहां तक है, पूछिए इस पूर्णिया की महान जनता से, पूर्णिया के विकास के लिए पटना हाई कोर्ट के बेंच के गठन की मांग कितने जोर शोर से उठी। क्या किया एमपी ने? आप पूछिए, पूर्णिया को उपराजधानी का दर्जा देने के लिए लोग आंदोलनरत रहे, कहां गए इनके सांसद प्रतिनिधि? पूछिए लोगों से कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है और एम्स जो आज पूर्णिया में नहीं हुआ, पटना एयरपोर्ट नहीं हुआ। उदय सिंह पप्पू सिंह आपके प्रतिनिधि हैं, कल तक वो उनके साथ खड़े थे और इनको गाली देते थे। ये जो असमंजस की स्थिति है, आप दल मिला लेते हैं, दिल तो आपका मिलता नहीं है। ये तो उनके खिलाफ झंडा उठाते थे, आज उनके लिए उनको कैंपेन करना होगा। ये तो आदरणीय नीतीश जी से पूछा जाए, जिन्होंने कहा था उनको कैंपेन करना होगा ना। मिल जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे भाजपा से। क्यों हाथ मिला दिया नीरज जी? क्यों मिला दिया? सच्चाई है कि नहीं? कल तक उदय सिंह को आप गाली देते थे, कल तक, क्योंकि वो उनके साथ खड़े थे। आज उनके लिए आपको कैंपेन करना है, उनके लिए वोट जुगाड़ना है। नहीं, हम बताना चाहते हैं, उदय बाबू पुराने कांग्रेसी हैं, उनकी माँ कांग्रेस की सांसद रही है। वो भटके हुए थे। नहीं, भटके नहीं, पूरे तौर पे भटके नहीं हुए थे, उनको ज्ञान हो गया। अरे प्रभाकर जी सुन तो लीजिए मेरी बात। 14 में मोदी जी आए थे यहाँ पूर्णिया, जरा याद होगा आप लोगों को। और उदय बाबू उनको गुरु महाराज का फोटो दिए थे हाथ में, और गुरु महाराज कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से बचना चाहिए। वहां से निकल गए, वहां झूठ उनको समझ में आ गया, वहां झूठ है, फरेब है, तिक्रम है। सच तो ये है कि आप लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। क्या बात? मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। 3 पुष्प हो चुके हैं और विकास के नाम पर तो कुछ किया नहीं, सिवाय अगर आप विकास के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, हवा की बातें ना करें, सुनने की आदत डालिए। विकास हुआ है, विकास की बातें सुनिए, विकास के बारे में चर्चा कीजिए, हवा में बातों को उछालने की कोशिश मत कीजिए। एक लंबी अवधि तक आप भी सरकार में थे भाई साहब। अगर आप पूर्णिया के विकास की बात करते हैं, मैडम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रेल मंत्री के रूप में अवसर मिला, हमने सीमांचल और कोसी में छोटी लाइन को मुक्त किया है। ये बता दीजिए आप। और भीषण आपदा बाढ़ में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से बनमनखी सहित पूरे कोसी में काम करने का काम किया था। केवल दूसरे पर अगली बात उठाइए। आप भी सरकार का पार्ट थे, आप जेडीयू के साथ वही रेलवे लाइन एक समय में आप 10 सालों तक पड़ा रह गया और वो उसी हालत में रहा, उसी पर से पार करके मैं भी गया। आप मुखातिब हो, वो बात रहने दीजिए। विकास का आपने क्या किया? प्रभाकर जी, 2 महिलाएं आपस में कुछ देर पहले इस तरीके से बात कर रही थी, हमें लगा ही नहीं कि ये इतने पड़ोसी बैठ के कैसे लड़ाई कर सकती हैं। आप क्यों इनसे बात कर रहे थे? अगर अपने देश को सुरक्षित कैसे बोल सकते हैं कि अगर मोदी जी ने 5 साल में विकास नहीं किया, 5 साल में विकास नहीं हुआ तो कैसे लोगों के घर में एलपीजी गैस पहुंची, कैसे शौचालय बना, कैसे सब कुछ? नोटबंदी का काला धन कहाँ गया? विकास कहाँ छुप गया? कहीं भी किसी घर में ना उज्ज्वला है। नहीं, आज जीएसटी नहीं लगती तो आज के डेट में सरकार को जो इतने करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है वो कैसे मिलता है? ये काला, अब नोटबंदी नहीं होती तो अगर ये इतना काला धन, गड़ा हुआ काला धन कैसे निकलता? बेटी बचाओ, बेटी मैडम आप जो बेटियां सुरक्षित नहीं है मैडम कैसे नहीं है? बेटी आज के डेट में आप आराम से अपने सवाल को रखें, वो ज्यादा अच्छा होगा। पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाह रही है? किससे पूछना चाह रही है? इनको रुपया भेजा गया है, ये आपने भेजा है कि मोदी जी ने खुद भेजा? वो काम मोदी जी के नाम क्यों थप्पे मार रहे हैं? आज 65 साल इन्होंने राज किया है, इन्होंने देश के लिए क्या किया है? इनके राज में क्या 7 बजे के बाद लड़कियां का महिला रोड पे निकल? सवाल का जवाब नीरज जी। चलिए नीरज, ये सवाल आपके लिए एक महिला पूछ रही है। मोदी जी के राज में बेहिचक औरत, लेडीज, जो भी लड़कियां 10 बजे रात में जा सकती है और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इसका जवाब आपको देना होगा। जी। मुजफ्फरपुर में 32 बालिकाओं का सामूहिक दुष्कर्म हुआ, 376 नहीं लगा। ये हमारी सरकार है क्या? अरे बहन जी, जरा उस
जो जिनके मां नहीं है, पिता नहीं, जिसकी बिहार सरकार उसकी पालना में रहती थी, वो बच्ची 32 अनाथ बच्ची थी, उनके या तो माता नहीं थे, पिता नहीं थे। नीतीश कुमार जी ने काम किया कि नहीं? अरे भैया 377 नहीं लगाया, 377 आपने नहीं लगाया, उनकी जवाबी गई है। आप अपनी बात को नहीं कर सकते। इसके पास कानूनी कार्रवाई हुई, वो जेल में मंत्री है। नीरज जी, आपने इनके सवाल का जवाब में ये बोला कि अपराध, क्योंकि वहां अपराध हो गया इसलिए आपका अपराध सही है। हमारी बहन जी ने कहा कि हमारी राज्य में महिलाएं सुरक्षित हैं। अरे वो 32 बच्चियां किसकी थी बहन जी, जरा बताइए आप। आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैडम, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के एक माननीय भाजपा विधायक ने महिलाओं के साथ जो सरेआम दुनिया जानती है, जो बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, वो बीजेपी के विधायक है, उत्तर प्रदेश है। राजेंद्र जी, अभी वाले भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हेलो, ये राजनीति, हेलो, एक मिनट शांति बनाए रखे तो मैं 5 मिनट अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी जी जी, हमारा विषय जो है, सवाल है उनका, कुछ सवाल। अभी तो यहाँ के जो नेता लोग हैं वो क्षेत्रीय मुद्दा बना रहे हैं। जी, हम बाहर के राष्ट्रीय मुद्दे पे, लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दा अब जो है क्षेत्रीय नहीं रह गया। जी, भारत की जनता ये पिछले 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैचारिक क्रांति आई है, और क्रांति करने से नहीं आती है, क्रांति अपने आप अपने आप घटती है। बीच में मत बोलिए। ये सवाल आपका बहुत भाई साहब उनको बोलने दीजिए। बहुत मौलिक जनता को भाई साहब मोदी जी नए भारत की बात करते हैं। नए भारत का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो रहा है, रोजगार की बात होती है, इसलिए 1.25 करोड़ देशवासी है, संभव नहीं है। मैं सबसे अगर ध्यान देना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमको काउंटिंग करें, नौकरी कहाँ है? ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी भारत में। जय जवान जय किसान। मैं आप लोगों से एक बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बात आराम से बैठिए। मैं आप लोगों से एक बात जानने की बात पूरी नहीं कर पाया हूँ। नहीं, आप सारा बख्शिया उधेड़ दूंगा सारी पार्टी। एकदम अब आपके पास हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जहां भी हम जाते हैं जानने की कोशिश ये करते हैं कि जब आप अपना वोट देते हैं तो क्या आप नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं, या जो आपकी लोकल जो समस्या है, आपकी जो स्थानीय समस्या है, उससे आप प्रभावित होते हैं? आखिर आप कैसे अपना बटन जो दबाते हैं ईवीएम का, वो उसके जब जिस समय आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या आप मोदी का चेहरा देख के देंगे या अपने लोकल सांसद का चेहरा देख के देंगे? क्या आप आपके शहर में जो सड़कें नहीं बनी है उस पर आप बातचीत करेंगे कि जो ट्रिपल तलाक और किसानों के लिए जो बड़ी बड़ी स्कीमें आ रही हैं उस पर अपना वोट डिसाइड करते हैं? क्या होता है वो मुद्दा, बताइए सर। हम लोग ऐसी सरकार को चुनने के लिए सोचते हैं जो केवल 3 मूलभूत चीजों का उपलब्ध कराती है, जैसे सड़क है, प्रशासन है और बिजली है। सरकारें केवल ये 3 उपलब्ध कराती है तो लोग अपना प्रगति कर लेगा, लेकिन अगर प्रशासन फेल है या बिजली और सड़क नहीं है, लेकिन जो भी सरकारें आ रही हैं दिनों दिन प्रगति कर रही हैं। सर, आप ये तो समझते हैं कि आप देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे हैं? सर, देश का प्रधानमंत्री देख के केवल बटन दबाते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सवाल करने आया था। जी, बोला जाए। कि हम लोग जो है तो 100% मतदान करने की बात करते हैं, शासन भी जी, चुनाव आयोग भी। चारों से मेरा सवाल है, ये चारों दल के लोग जो है शासन में रहे हैं, कभी ये कभी वो, पंजाब में, लुधियाना में, बम्बई में, दिल्ली में जो हजार मतदाता यहाँ के हैं, आने जाने में उनको 1000 रुपये खर्च होंगे, तो कैसे 100% होगा? एक सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है, विकास की बात करते हैं, कैसा विकास? एक भी यहाँ बम्पर खेती होती है मकई की, और आपको बताते हैं केला की, क्यों नहीं उसका उद्योग धंधा लगाया जाता? जी, ये इस पर आप चारों कटघरे में हैं। इनका कहना है कि कभी न कभी आप चारों को मौका मिला है इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का, चाहे राज्य में सरकार में होने का। बहुत मूलभूत समस्या है गन्ना, ये मक्का किसानों की और कपास के किसानों की, और उनकी केला के किसानों की। उनके लिए आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है, और 15 साल पहले, 20 साल पहले भी आप उनकी समस्या की बात कर रहे थे, आज भी आप उनकी समस्या की बात कर रहे हैं, निदान की बात कोई नहीं कर रहा है। तो क्या किया है आपने, ये बताइए।
और उनका सवाल बहुत ही मौजूद है सबसे आप चारों के लिए। मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत मौजूद सवाल खड़ा किया है और सीमांचल के विकास को लेकर किया है। यही बात तो मैं पूछना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार से, क्या किया 5 साल में, कहां हुआ विकास? आज भी सीमांचल में चाहे वो केला उत्पादक हो, मखाना उत्पादक हो, चाहे वो जूट उत्पादन तो अब लगभग समाप्त प्राय है। आज देखिए आलू उत्पादक किसान, देखिए ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं और यहां बैठे हुए सब लोग जानते हैं, इस पूरे प्रमंडल की जो जी हम अरे पूर्णिया हम उस पर बात करेंगे, हम किसानों पे बात करेंगे क्योंकि इस क्षेत्र में भी किसानों को खासकर आपके मक्का किसानों को बहुत ही मदद की जरूरत है। आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे। स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके घोषणा पत्र को देखिए आएंगे, आपके पास आएंगे। मैंने आपके उठा हुआ हाथ देख लिया। आप किसान जो है वो केंद्र बिंदु है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र देख लीजिए। आपके यहाँ मक्का किसानों की स्थिति जो है बहुत ही खराब है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग रही है और वो भी शायद अभी तक आमतौर पर सभी किसानों की हालत बहुत खराब है। नहीं, मक्का किसान, क्योंकि आपके इस पूरे क्षेत्र में मक्का किसानों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है और आपकी पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। मखाना जी, ये बताइए कि आप लोगों के जी लगातार सदन के बाहर राष्ट्रीय जनता दल की चिंता में गांव, गरीब, किसान, मजदूर शामिल है। कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहे वाला जवाब नहीं दीजिएगा। नहीं सर, हमने विपक्ष का जो निर्वहन होता है पूरी निष्ठा के साथ, साथी तेजस्वी के नेतृत्व में हमने सरकार को झकझोरने का काम किया कि आप मक्का का समर्थन मूल्य घोषित करिए और उसका सरकारी स्तर पर खरीदारी करिए। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में लगातार लगी हुई है, चाहे राज्य की सरकार हो या भारत सरकार की सरकार हो। ये सरकार न जाने क्या क्या वादे किए, लेकिन एक वादा हमको जरूर किसानों के लिए याद है। इनके प्रधानमंत्री इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, इनका काम करा नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं सरकार से लगातार। आप तो अपना फेलियर खुद हमारी घोषणा पत्र में आप अपनी विफलता तो बता रहे हैं खुद ना। विफलता नहीं सर, हमने विपक्ष का निर्वहन किया है लगातार। हम अपनी सरकार को अपनी बातों को पहचाने का पूरी निष्ठा के साथ प्रयास किया है। नहीं, आप उनको मत बोलिए, आप खुद बताइए, उनको छोड़िए, उनकी बात को जवाब मत दीजिए। आप ये बताइए, आप हम बात कर रहे हैं मक्का किसानों की। यही जितने भाई साहब फार्म थे एग्रीकल्चर, साईं जी हम मक्का किसानों की बात कर रहे हैं। बस वही बात आप उनको इतनी बदतर जिंदगी जीने के लिए आप लोग क्यों मजबूर किया है? आप 15 सालों से शासन में है यहाँ। बिल्कुल वो आप के लिए आज जो भी 20% से ज्यादा पहली बार यहाँ हुआ जो नीतीश सरकार ने पहली किसान आप आगे किसानों को क्षतिपूर्ति दी है और हफ्ते के अंदर उसके अकाउंट में पैसा गया है। मैं खुद वो पैसा लेने वाला हूँ। जब मेरा मकई खराब हुआ तो वो खुद वहाँ पर आकर के उन लोग पैसा आता है। अगर हमारे पास घर में जितनी भी जो भी सुविधाएं होनी चाहिए दी जा रही हैं, हाँ जितना होना चाहिए पूछना चाह रहे हैं वो भाई साहब है हमारा। मैं यकीन के साथ स्वीकार करता हूँ जितना होना चाहिए, इनका सवाल के लिए भरपूर मदद की जा रही है। इनका सवाल ले लें, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप सांसद जो बनाते हैं कि गरीब आदमी को मारपीट करने के लिए बीच मोहल्ला बीच रोड पे हमारे साथ मारपीट किया गया। बीच रोड पे गुलाबबाग चौक चौराहे पे, मेरा घर गुलाबबाग है, और उनको बोलने पे धमकी देता है कि मार देंगे फाड़ देंगे। ये क्या है? मैंने सांसद का मैंने ये है जो कि मैं समझता हूँ इस तरह की बातें कुछ लोग किए होंगे, लेकिन सांसद के नाम पे अगर बदनामी हो रही है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो होती है और हुई है। हेलो, सांसद का भगना, सांसद का दाहिना हाथ, ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है। ये अगर ऐसा हुआ है अगर सबका विकास होना चाहिए तो बिहार में इन्होंने मुसलमानों में एक उम्मीदवार शाहनवाज को टिकट देने का काम। थोड़ा धीरे बोले भाई साहब, आपकी आवाज ही नहीं समझ पा रहे हम लोग। बोलना क्या चाह रहे हैं? सवाल बीजेपी के लोगों से है कि ऐसा सवाल आप उठ रहा है और हमारा भी सवाल है कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, उनके मुद्दे पर मैं आना चाहता हूँ प्रभाकर जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमसे ज्यादा विचारवान ऊपर बैठे हुए हैं और वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये उनके विशेषता पर निर्भर करता है और हमसे ज्यादा वो ठीक है। चले ठीक है। आप भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी, ये बहुत देर से ये मैं आपसे बात करूँ।
मेरा सवाल शाहीन प्रवीण जी से है कि आप दोबारा जब एनडीए में आकर शामिल हुआ है आपकी पार्टी जदयू, तो उसका गठबंधन का आधार क्या है? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं साथ आए हैं? और जहाँ तक आप साथ ही नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों पे आप साथ ही नहीं है, इसके बाद फिर आप पलटी मार देंगे। आपको यदि हम वोट देते तो आप फिर पलटी मार देंगे। आप यकीन मानिए, आपका सवाल आ चुका है, आपकी बात सुन लिए हैं। आप यकीन मानिए कि जो भी हमारा गठबंधन है, पहले गठबंधन था विकास के मुद्दे पर था, फिर हुआ है विकास के मुद्दे पर, और हमारा विकास के मुद्दे पे अटूट गठबंधन है। ये कहीं टूटने ये लोग वाला पलटू नहीं राम है। बोल रहे हैं, ये लोग पलटू राम बोल रहे हैं। अब अगर भाई मेरे, अगर आप ठाकुर साहब, आप कुछ ये बोलना शब्द चाह रहे तो थे। आप यहाँ भी कह सकते हैं। अगले ठाकुर इलेक्शन में साहब, भाजपा से थे, हम कांग्रेस से हैं। अब साहब, इनके लिए कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे? आप ही बता दीजिए। ठीक है, हो गया। देखिए आप ही की बात कर रहे हैं। मैं आपकी पीड़ा और व्यथा को समझ सकता हूँ। भैया शांत रहो, सुनो। अब अगर देखिए पूर्णिया का तो विकास हुआ नहीं, चेहरे से रौनक गायब है। ये सुनिए, अब पूर्णिया में अगर विकास हुआ तो सिर्फ एक चीज का, वो है होम डिलीवरी। नहीं बिल्कुल, होम डिलीवरी का विकास होगा तो भैया मारपीट नहीं होगी, आपसे नहीं होगी, कांग्रेस को लाना है। ठाकुर जी, आपके घटक दल के नेता नीरज जी वो बोलते हैं कि शराबबंदी कानून गलत है। आपके घटक दल के नेता बोलते हैं, जीतन राम मांझी, की शराबबंदी कानून गलत है। और आपके लालू प्रसाद यादव उस समय सरकार बचाते हैं, देखते हैं। आपका क्या मानना है? आपका अगर आज आपसे मैं पूछूं कि शराबबंदी कानून रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, क्या बोलेंगे? हमारा कहने का है, लोकतंत्र है ये। पहले हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाते शराबबंदी पर, और अचानक आप ऐसे कानून लाए हैं। आज जो सबसे समाज का बैक बेंचर है वो आदमी या तो कचहरी में घूम रहा है या जेल के अंदर उसका घर का मुखिया, चाहे दलित हो महादलित हो, उसके परिवार के लोग कचहरी घूम रहे हैं, बेल करा रहे हैं। पीने वाले लोग हैं, उनके परिवार में जाकर के पूछिए कि उनका परिवार कितना खुश है। जी, मैं ये कह रहा था, प्रभाकर जी आपने बहुत अच्छा मौजूद सवाल खड़ा किया है। ये विमर्श का विषय है। मैं साधुवाद देता हूं कि आपने विमर्श के लिए एक बहुत अच्छा सवाल कि क्या बिहार में शराबबंदी जायज है या नाजायज, सही है या गलत है? एक समय आपका स्टैंड कुछ और था, आज स्टैंड कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ, आप जब सत्ता में रहते हैं तो आपकी भाषा कुछ और होती है। आप जब विपक्ष में रहते हैं तो शराबबंदी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सत्ता के संरक्षण में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आप एक और जहां पर हो गया समझ, आपकी बात समझ गया ठाकुर साहब। सत्ता के संरक्षण में सबसे डिलीवरी करवा रहे हैं, एक नहीं होना चाहिए। ठाकुर साहब, सबसे ऊंची आवाज आपकी है, इसलिए आपसे एक सवाल है। मैं आंकड़े देख रहा था यहाँ पर आने से पहले। जी। पिछले 35 सालों से कांग्रेस नहीं जीती है पूर्णिया में, और आप जो योद्धा लेके आए हैं मैदान में, वो जीते हैं 2 बार बीजेपी के टिकट से। हाँ ठीक है, उनकी बोरो प्लेयर लेके मैदान में उतरे हैं। वो देखिए, इनकी माता श्रीमती माधुरी सिंह 2 बार बोरो प्लेयर है आपके पास? नो, नॉट एट ऑल। श्रीमती माधुरी सिंह की इस महान पूर्णिया की जनता ने 2 बार एमपी बनाया। पप्पू सिंह शुद्ध कांग्रेसी थे और हैं, और फिर 23 तारीख को परिणाम सामने आने जा रहा है। हम देखिए, मैं बता रहा हूं। और जहां तक उदय सिंह और पप्पू सिंह की बात है, जहां तक पप्पू सिंह जी की बात है, मैं बता रहा हूं कि अरे बीच में भटक गए थे, बीच में थोड़ा झंडा बदल लिया था, लेकिन वो पलटूराम नहीं है, बंदा वही है। पलटूराम वो भी हुए ना? नॉट एट ऑल। क्यों? अरे ये देखिए, क्यों? अच्छा, एक आंकड़ा बताता हूँ मैं, क्योंकि आंकड़े की बात कर रहा हूँ। आप दोनों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, 2014 का आंकड़ा हमारे पास लोकसभा चुनाव का, जिसमें जेडीयू को यहाँ 41% वोट मिला था, बीजेपी को 30%। मतलब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 71% वोट था यहाँ पे। आज वो दोनों साथ में खड़े। एक मिनट भाई साहब, तो ये आंकड़े आपको डराते नहीं है? नो, 71%, ये दोनों आज साथ में खड़े हैं। मजेदार पिछले चुनाव में दोनों अलग अलग थे। देखिए, ये मजेदार तथ्य है, ये आंकड़े हैं। सही है, आपने ठीक आंकड़ा दिया। अब देखिए क्या है, ये सीमांचल से बीजेपी साफ हो गई। नीतीश जी ने महागठबंधन में रहते हुए
बड़ी वफा से की है बीजेपी के साथ बेवफाई। बीजेपी का तो सुपड़ा साफ कर दिया है, ऐसे ही बगैर चुनाव लड़े। अब बीजेपी कहाँ है? रही बात जदयू की, जदयू को जो भी वोट आया आपसे खराब। अभी अगर आप आपके क्षेत्र की बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाका है और साथ में यादवों की बहुत बड़ी संख्या है। आपके एमवाई समीकरण के हिसाब से सटीक इलाका है आपके लिए, लेकिन आपने इनको टिकट दे दिया, आपके कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं। जबकि ये हम बता दें प्रभाकर, अररिया में लड़ रहे हैं। हमारा महागठबंधन विशाल परिवार है, उसमें कांग्रेस पार्टी है, एक्स चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी हैं, सन ऑफ पल्ला के मुकेश सहनी जी हैं, हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, एनडीए से निकलकर इधर आए हैं हम लोगों के साथ। इस तरह से व्यापक जनाधार है। बिहार में महागठबंधन का जो उस समय निर्माण हुआ था, ये सिर्फ नेताओं का महागठबंधन नहीं था, ये 11 करोड़ लोगों का गठबंधन था, जिन लोगों ने तोड़ा है। एक सवाल आप सभी से है, आप समर्थक किसी का भी वोट किसी को भी दे, ये बताइए कि जो पुलवामा में जो घटना हुई, इसके बाद सरकार ने जो किया, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया, वो सही किया या गलत किया? हाथ उठा के बताइए, सही किया तो हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं आज। मैं क्योंकि गलत किया, आपका मानना है कि गलत किया आप? नहीं, क्योंकि अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये पूरा जो है राष्ट्रवाद 2019 चुनाव का मुद्दा है। राष्ट्रवाद, मैं जानना ये चाहता हूं कि आपका समर्थन किसी भी पार्टी को हो, आप जब देश की बात होती है तो आप उस मुद्दे पे खड़े होते हैं कि नहीं अपनी सेना के साथ? आप ये बताएं। नहीं, मैं एक मिनट मैं जानने की कोशिश। बैठिए मैडम, बैठिए, अरे बैठिए ना, खड़े बैठिए, बैठ के बाद आपकी सेना, आपके देश की सेना जब एक हमले का बदला लेती है तो उसका आप समर्थन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपका जो कैंडिडेट है वो एक अमुक पार्टी से आता है, इसलिए आप अपनी सेना का समर्थन नहीं करेंगे? आराम से बोलिए। पार्टी, जहाँ तक सेना का सवाल है, पार्टी भी समर्थन किए हुए थे, लेकिन जब शहीद हो जाते हैं सैनिक, उस समय जो है छूट दिया जाता है, उसके बाद जो है नहीं, मेरा सवाल कहाँ है? हाँ, ये कुछ पूछे। मेरा बस इतना ही कहना है कि इस शहर में, पूर्णिया शहर में जो उनके क्षेत्रीय कार्यालय जो है, भाजपा का जो कार्यालय है और उधर की जो रोड है, ये विकास की बात करते हैं। आ रहा बात देश की होती है और बात पार्टी की होती है, तो पहले किसको आए हैं? अभी आगे का रोड देख लिए, वो भी रोड खराब है जी। युवा वर्ग आपसे सवाल पूछ रहा है कि एनडीए की सरकार ने 5 सालों में रोजगार के मुद्दे पर क्या काम किया? आप जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया। हम पहले पुलवामा की बात खत्म कर ले, फिर रोजगार की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे। यहाँ मैं जब लोगों से आज बात कर रहा था आपके पूर्णिया शहर में, तो हवाई अड्डे का निर्माण इतना बड़ा मुद्दा है, मुझे नहीं पता था कि लोग इतने इमोशनल हैं पूर्णिया में हवाई अड्डे को लेकर, उसकी भी लोग बात कर रहे थे। अब पुलवामा पर बोलना चाह रहे थे कुछ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आतंकवादी घटना का हम उसके कंडेम करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, उस 44 जवान क्या शहीद हुए या उनकी बलि करवाई गई है? और 44 जवानों को बलि देकर और राजनीतिक जश्न मना रहे हैं, ये बीजेपी का चरित्र है। ये गलत है। आपके लिए देश पहले आता है कि पार्टी पहले आता है? किसी भी देश के किसी भी नागरिक के लिए पहले देश है, उसके बाद पार्टी है। पुलवामा की घटना के लिए देश की कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी जितनी है देश में, सभी दलों ने और एक नागरिक पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के लिए एक पैर पर खड़ा है। हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, या कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के लोग, देश किसान मजदूरों पर चला है, उनके घर के लोग उजरे हैं और छूटे हैं और मरे हैं, कटे हैं, और जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं रहा है, आज सत्ता पर बैठकर हमें पाठ पढ़ाना चाहता है। एक मिनट, वो एक नौजवान कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। आज जो है मोदी का सरकार है, सब आदमी जान रहे हैं, पूर्णिया में उन्हीं का सांसद है, लेकिन क्या पूर्णिया के जो सांसद है वो अपने ही सिर्फ मोहल्ला के अलावा दूसरे क्षेत्र का पूर्णिया में विकास नहीं किया? बताइए। वो अपने मोहल्ले का विकास किए हैं। आपको अगर पूर्णिया जिला घूमना नहीं आता, उस नौजवान का कहना है कि वो पहली बात है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज उनके मोहल्ले में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी इनके मोहल्ले में नहीं है। इंजीनियर है, पूरे पूर्णिया में बनी है।
के लिए जो केंद्रीय योजनाएं हैं, आप कह लीजिएगा हो गया आपकी बात समझ गया, सड़क बनी है, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, के रूप में आया, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए, आता हूँ सर, आता हूँ, बोलने दीजिए, बताइए। सिंह का उधर भी ले लीजिए ना। पूर्णिया का जनता जो है विश्वास करता है और यहाँ अराजकता जो है वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि अरे भाई बिल्कुल सबूत है, सबूत ने आपके सामने दिया पड़ा है। अब जाके देखिए, अभी उद्घाटन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज का 30 तारीख को। अब कैसे सबूत नहीं है, आपको सबूत दिखता नहीं। देखिए लोग जो है ना, मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरा का पूरा रखा हुआ है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब किसान और खेती का मुद्दा उठा और उठकर ही दब गया। किसान और खेती पर कोई बात नहीं हुई, थोड़ी सी मकई और केला की बात हुई और मल्टीनेशनल कंपनीज को प्रमोशन करने के लिए ये मक्के की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके आड़ में हमारे गेहूं, धान और दलहन की जमीनें बर्बाद हो रही है, उसमें मक्के का खेती हो रहा है और रासायनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पहला सवाल था कि पूर्णिया का विकास जो ठीक तरह से नहीं हुआ है मौजूदा सांसद के कार्यकाल में। दूसरा सवाल खेती को लेकर के था कि सरकार खेती के लेकर के वो जो विकास कर रही है। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए हमने जो हमारे पास, नीरज जी थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा। आपके मक्का के किसानों की बात करते हैं लोग, जूट आधारित बड़े मिल हुआ करते थे कभी एक जमाने में यहाँ पे, जो कि मैं पूरे प्रमंडल की बात कर रहा हूँ, मैं पूर्णिया की बात नहीं कर रहा हूँ। पलायन आपका बहुत बड़ा समस्या है, रोजगार की बात उधर से कुछ पलायन सीमांचल से ही जी, सबसे ज्यादा पलायन ये होता है। और बाढ़ की त्रासदी तो है ही, आपकी बाढ़ की त्रासदी तो आप हर साल झेलते हैं। मैं अगर इस चारों या ये जो विकास की जो बात होती है, इसके लिए मैं आप चारों को अगर जिम्मेवार ठहराऊं तो गलत क्या करूंगा? नहीं किसी की और जिम्मेवार सबको ठहरा देंगे। ये जिम्मेवारी नहीं हुई। आप समय पर, ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले 5 साल की बात नहीं ठाकुर साहब, ये पिछले 5 साल की बात नहीं है। हम बात जो कर रहे हैं वो पिछले कई दशकों की बात कर रहे हैं। प्रभाकर जी, हम बताना चाहते हैं, ये आपको भी शायद पता है कि नहीं, लेकिन यहाँ के पूर्णिया वासियों को पता है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुरुआत किया, गांव में आज पक्की सड़कें यूपीए सरकार की देन है, ये सच है। और हमारे नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार थे। हमने देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा बिहार में सबसे ज्यादा पैसा पंप किया ग्रामीण विकास में। बिहार में एक काम उंगली गिना के कि जो भारत सरकार के पैकेज के अंतर्गत किया है इन्होंने। आप जवाब दे, जवाब दे। का ब्रांच यहाँ आया है, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आया ताकि यहाँ हाजियों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये मदरसा के शिक्षकों का 7वां वेतनमान लागू हुआ है, टोला सेवकों का दूना हुआ है। आपके पूर्णिया हवाई अड्डा का क्या हुआ? चल रहा है काम, सुन तो लीजिए पहले, सुन चल रहा है, हो गया। पूर्णिया हवाई अड्डे का क्या हुआ? आगे बढ़िए। दरभंगा हो गया, पूर्णिया लंबित है। पिछले दरभंगा ने बाजी मार दी। हाँ बिल्कुल, दरभंगा ने बाजी मार दी, हो गया। आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। दूसरा ये बताएं, एम्स का क्या हुआ? बिहार के लिए प्रस्तावित नहीं है कि आपका अभी तो मेडिकल कॉलेज बनने का शुरू हुआ है, एम्स कैसे बन जाएगा? आपका पहला मेडिकल कॉलेज का काम मेडिकल कॉलेज सब प्रमंडल मुख्यालय में बन रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर गलियों में एम्स नहीं बन सकता है। हमारी छोटी सी ये कोशिश थी, हमारी छोटी सी कोशिश थी आपके पूर्णिया प्रमंडल में आने के पीछे मकसद ये था, इस मंच को सजाने की, जो 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का मंच है। और साथ में हमने कोशिश ये की कि थोड़ी बहुत जो पूर्णिया के लोगों की समस्याएं हैं, जो उनकी आवाज़ है, वो आपके सामने रख सके। बिहार के कोने कोने में जो बैठे हुए लोग हैं वो इनकी समस्याओं से वाकिफ हो सके, समझ सके। और साथ में ये भी जानने की हमने कोशिश की कि जब ये लोग ईवीएम का बटन दबाते हैं तो इनके दिमाग में क्या चलता रहता है, क्या वो देश का बड़ा चेहरा देखते हैं या अपने स्थानीय मुद्दे की बात करते हैं। इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पड़ाव पर आपसे फिर मुलाकात होगी एक दूसरे शहर में, फिर इन्हीं चुनाव मुद्दों के साथ। वहाँ के मुद्दे कुछ और होंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन हम अपना सफर जारी रखेंगे। धन्यवाद।